Keep well. Hope you all are good. I'm Priya. तो फाइनली डीवी डन एंड इतने दिनों से वीडियो भी इसीलिए नहीं आ रही थी, तो डीवी काफ़ी अच्छे से हो गया, तो अभी जाके सुकून मिल रहा है। और मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगी डीवी का, एंट्री टू एग्जिट, क्या क्या प्रोसेस हुआ एंड कितना टाइम लगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको पहले से ही प्रिपेयर करके रखना चाहिए। कुछ डॉक्यूमेंट्स तो ऐसे होते हैं जो हम आफ्टर सिलेक्शन ही बनवा सकते हैं, लाइक मेडिकल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, क्योंकि वो जितने भी टाइम देते हैं हमें भाग भाग के उतने दिन में ही बनवाना होता है। बट जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो ऑलरेडी पहले से हम प्रिपेयर करके रख सकते हैं, जो हमारे पास नहीं होता है और हम उन पर ध्यान भी नहीं देते कि पता नहीं इसकी क्या ही ज़रूरत आएगी, बट उन सबको आप बनवा के पहले से ही रख सकते हो। तो मैं ईच एंड एवरीथिंग इसमें एक्सप्लेन करूँगी। बाकी अभी जिनका भी जो भी सीबीआई वाले हैं वो तो अपना इन सारे प्रोसेस में लगे होंगे, और जिनका भी सीबीआई जो भी सीबीआई वाले नहीं है, जो ऑलरेडी एसबीआई क्लर्क एंड आईपीएस पीओ प्रीलिम्स ये सबको टारगेट कर रहे हैं, सॉरी आईपीएस पीओ मेंस एंड एसबीआई एंड आईपीएस क्लर्क प्रीलिम्स ये सबको टारगेट कर रहे हैं, तो वो लोग तो अपना फुल फोकस में बिना किसी टाइम वेस्ट किए आप अपना प्रिपरेशन करते रहो। एक दिन भी आप वेस्ट मत करो। जिनका भी आईपीएस पीओ प्रीलिम्स अच्छा नहीं हुआ है वो तो अच्छा खासा मौका लगाओ, क्योंकि आईपीएस क्लर्क बाकी क्लर्क प्रीलिम्स में ऐसा होगा कि स्पीड बहुत मैटर करेगा। और ज़रूरी नहीं है कि पिछले 2 सालों में कट ऑफ कम गई है तो इस बार भी कट ऑफ कम जाने के चांस है, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो आप अपना प्रिपरेशन इस अकॉर्डिंग रखो कि अगर एग्जाम जैसा भी आए आप उसमें बेस्ट करो। मतलब ऐसा रखो कि जो भी मौका दो आपके 90+ परसेंटाइल होने चाहिए। बाकी जिनका भी प्रीलिम्स का प्रैक्टिस अच्छा खासा हो चुका है वो तो अपना फुल फोकस मेंस पे करेंगे, एंड साथ ही साथ प्रीलिम्स को भी करते चलेंगे, उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। आप 1-2 घंटे अपना प्रीलिम्स को दो, बाकी पूरा टाइम आप मेंस का करो। चाहे वो रीजनिंग की प्रैक्टिस हो, क्वांट की प्रैक्टिस हो, एंड करंट अफेयर्स तो आपको एक भी दिन का मिस नहीं करना है, आपको डेली डेली करना है। एंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड मैं ऑलरेडी अपने टेलीग्राम पे एसके का आई थिंक जून से मैं पूरा प्रोवाइड कर चुकी हूँ, तो आप वहाँ से भी एसके का पीडीएफ से आप रीड कर सकते हो। बाकी अभी अगस्त के लास्ट वीक का शायद मैं प्रोवाइड नहीं की हूँ, तो मैं उसको भी कर दूंगी, तो आप चाहो तो वहाँ से कर सकते हो। और बाकी आप जिस भी सोर्स से कर रहे हो, बट आप करंट अफेयर्स को कंटिन्यू रखो, क्योंकि लास्ट टाइम पे ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है एंड करंट अफेयर्स नहीं हो पाता है। ये मेरे साथ हमेशा हुआ है, तो इसी वजह से मैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ कि आप उसको एक भी दिन में मिस ना करो। तो अब बात कर लेते हैं डीवी का, कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा। उससे पहले थोड़ी सी ब्लॉगिंग पार्ट है जो मैंने सोचा था कि मैं सुबह से लेके एंडिंग तक पूरा रिकॉर्ड करूंगी एंड आप सभी को बताऊंगी। ऐसे इस टाइप से बैठ के वीडियो नहीं बनाऊंगी, मतलब मैं ब्लॉगिंग टाइप में बनाऊंगी। बट मैं स्टार्ट तो बहुत अच्छा की। जब वहाँ पहुंची और जैसे ही मेरा डीवी स्टार्ट हुआ है, मैं वहां से बाहर निकली, मेरा सर इतना घूम चुका था कि ब्लॉगिंग तो छोड़ो, मतलब मुझे एक फोटो क्लिक करने का भी मन नहीं कर रहा था। मैं लास्ट में 1-2 फोटो भी ली, वो भी ऐसा आ रहा था जैसे पूरी नींद में हूँ मैं, और इतना सर भारी हो रखा था। तो क्यों हो रखा था मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी, बट मैं थोड़ा सा ब्लॉगिंग पार्ट रिकॉर्ड की हूँ, तो आप इसको एंजॉय करो, उसके बाद बताती हूँ मैं। तो इस टाइम पे 5:30 हो रहे थे एंड हमारा प्लान था कि हम 5 बजे घर से निकल जाएंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मैं लेट से उठी थी। तो फिर भाग भाग के जल्दी जल्दी रेडी वगैरह हुई। उसके बाद यही मैं बता रही हूँ कि मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ, बट फाइनली हमने 6 बजे बस पकड़ लिया एंड लकीली हमें कहीं भी ट्रैफिक नहीं मिला एंड हम 8 बजे पटना पहुँच गए थे। क्योंकि टीवी से पहले हमें हनुमान मंदिर जाना था, वहाँ पे भगवान जी का आशीर्वाद लेना था, उनको थैंक यू बोलना था। तो हमने सबसे पहले प्रसाद लिया, उसके बाद पूजा किया, उसके बाद थोड़ी सी फोटो सेशन हुई। उसके बाद मैं कुछ भी नहीं खाई थी, तो चाय पी। खाना नहीं भी मिले तो चलेगा, चाय के बिना तो कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद मैं पहुँचती हूँ सेंटर पे एंड उसके बाद हम सभी को इस वेटिंग रूम में बिठाया गया एंड लकीली ये वाला फ़ोटो मैं ले ली थी, अदरवाइज़ ये फ़ोटो भी मेरे पास नहीं होता। बाकी अब आगे आप वीडियो देखो। अभी आपने देखा कि हम सब वहां जब पहुंचे तो इसी रूम में हम सब वेट कर रहे थे कि इसके बाद हमारा डीवी प्रोसेस स्टार्ट होता। तो यहाँ पे हमें एक अटेंडेंस मार्क करने के लिए पेपर मिला, जिसमें हम सभी को अपना अटेंडेंस मार्क करना था। उसके बाद हमारा डीवी होना था। उसके बाद सबसे पहले बोला गया कि आप 4 लोग आ जाओ जिनका डीवी होगा, उसके बाद 1 बाय 1 करके होगा। तो हम 4 लोग गए डीवी वाले रूम में। तो स्टार्ट डीवी मेरे से ही हुआ। तो सबसे पहले वो आइरिस स्कैन हुआ, उसके बाद आधार कार्ड का डिटेल्स उन्होंने निकाला। तो ये दोनों कंप्यूटर पे अलग अलग पर्सन बैठे हुए थे। तो एक जगह आइरिस स्कैन हो रहा था, बायोमेट्रिक हो रहा था, और दूसरी जगह आधार का डिटेल्स वो लोग निकाल रहे थे।
तो ये हो गया। तो ये दोनों प्रोसेस ईज़ी था, सिंपली आपको आधार कार्ड देना था, उससे अपना उनको जो भी प्रोसेस करना है वो कर लेंगे। उसके बाद मैं गई फाइनल डीवी के लिए, जहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट्स चेक होता, जितने भी डॉक्यूमेंट्स बोले गए थे डीवी में, वो सारा चेक होता। तो फिर जब मैं वहाँ गई तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स में केवाईसी चेक होना था। तो केवाईसी से रिलेटेड मेरे पैन कार्ड में इंटरव्यू टाइम कुछ प्रॉब्लम आ गया था। कुछ प्रॉब्लम क्या हो गया था, मेरे फादर नेम में स्पेलिंग मिस्टेक की प्रॉब्लम थी। एक डी की जगह सी कर रखा था। तो इंटरव्यू टाइम मैं पैन कार्ड पे सच में ध्यान नहीं दी, क्योंकि मैं जितने भी एग्ज़ाम्स देती थी, सब जगह आधार कार्ड लगाती थी, तो मुझे उसकी कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो मैं उस पे ध्यान भी नहीं दी और मतलब मैं सही भी नहीं करवाई। तो इंटरव्यू टाइम मेरे से डिक्लेरेशन लिखवा लिए थे कि आप पैन कार्ड जब आपका सिलेक्शन होता है तो आप इसको सही करवा के लाओगे। तो ये सारा डिटेल्स उनके पास था, जो भी डिक्लेरेशन वो वहाँ पे लिखवाए थे वो डिटेल्स था। तो सबसे पहले केवाईसी माँगा, तो मैंने आधार कार्ड, पैन कार्ड दिया। बस उसी पे उन्होंने पूछना स्टार्ट कर दिया कि आप पैन कार्ड, मैं कैसे मानूँ कि ये पैन कार्ड ओरिजिनल है, आप बनवा के लाए हो? तो मैं उनको बता रही हूँ कि सर जब जिस दिन मेरा इंटरव्यू हुआ था मैं उसी दिन अप्लाई कर दी थी और 1 वीक नहीं, तो मुझे मेल का ध्यान नहीं आया, जबकि 1 वीक में ई पैन कार्ड आ जाता है, बट उस टाइम मुझे उसका ध्यान नहीं आया। मैं सर को बताई कि सर ये मैं अप्लाई की थी एंड 20 से 25 दिन लगे थे, ये आ गया था मेरा पैन कार्ड। बट वो मानने को तैयार ही नहीं थे, वो बोल रहे थे कि नहीं मुझे इसका ऑनलाइन कुछ प्रूफ दिखाओ। तो वो स्कैनर से, जो भी पैन कार्ड पे स्कैनर होता है, उससे वो कंटिन्यू स्कैन कर रहे थे। 3-4 लोग को और बुलाए कि तुम स्कैन करके देखो, तो कुछ भी मेरा डिटेल्स नहीं मिल रहा था। फिर उन्होंने बोला कि आप डिजी लॉकर पे दिखाओ। तो मैंने जब वो दिखाया तो उसमें बस मेरा नाम था, फादर्स नेम नहीं था। तो फिर वहाँ से भी उनको नहीं मिला और इन सारे प्रोसेस में मतलब मैं इतनी घूम चुकी थी कि मुझे ये भी याद नहीं आया कि मेरे पास ऑलरेडी 1 वीक बाद मेल आ चुका था ई पैन कार्ड का, जो कि मैं उनको दिखा सकूँ। जब ये सारा प्रोसेस पूरा आधे घंटे चला, ना उनको डिटेल्स मिला, ना मेरा कुछ भी माइंड चल रहा है। तो जाके मैं लास्टली उनको बताई कि सर मेरे पास मेल है, जो कि मैं अप्लाई की थी उसके 1 वीक बाद ही आया था। तो सर बोले ठीक है, तो वो दिखाओ तुम। तो उसके बाद फिर मैं जैसे ही वो मेल दिखाई एंड फिर वो प्रोसेस खत्म हो गया। तो ये माइंड अगर पहले ही आ जाता तो मैं दिखा देती, तो ये प्रोसेस थोड़ा-सा जल्दी हो सकता था। तो यहाँ पे ये बताने का यही था कि अगर आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड ये सब में अगर ये सारी प्रॉब्लम है, तो आप ये सब चीज़ को पहले से ही ठीक करवा के रख सकते हो। ये नहीं कि अब हम वेट करेंगे जब सिलेक्शन हो जाएगा तो। ये ख़ैर मेरी भी गलती थी, मुझे करवाना चाहिए था। तो चलो मेरी गलती थी, तो मैं आप सभी को बता दी, तो आप सब इस चीज़ का ध्यान रखना। तो आफ्टर केवाईसी उन्होंने मेरा सारा एजुकेशनल डॉक्यूमेंट चेक किया, जैसे कि 10th का सर्टिफिकेट, 12th का एंड ग्रेजुएशन का। तो 10th के सर्टिफिकेट में मार्कशीट प्लस जो ओरिजिनल डिग्री होता है वो चेक किया। मैं बिहार बोर्ड से 10th की थी, तो मेरा जो मार्कशीट था वो चेक हुआ एंड जो भी डिग्री फाइनल आती है जो 2 साल बाद, वो उन्होंने लिया। एंड जिनका भी सीबीएसई से है उनका मार्कशीट ही सर्टिफिकेट होता है, तो वो ऑलरेडी उसको एक्सेप्ट कर रहे थे। उसके बाद 12th का भी सेम था, मार्कशीट प्लस प्रोविजनल एंड उसके बाद ग्रेजुएशन का मेरा पूरा सेमेस्टर वाइज मार्क्स चेक किया उन्होंने। सब पे उन्होंने सेल्फ अटेस्टेड करवाया, साइन किया एंड वो सारा ओरिजिनल भी देख रहे थे एंड फोटोकॉपी तो ले ही रहे थे एंड ओरिजिनल भी देख रहे थे वो। तो फिर ग्रेजुएशन का मार्कशीट एंड डिग्री, यस, इंटरव्यू टाइम मेरे से डिग्री के लिए भी डिक्लेरेशन लिखवाए थे कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप डिग्री प्रोवाइड करोगे। तो मैं उसके कल होके ही मैं डिग्री का भी अप्लाई कर दी थी, तो वो भी मेरा आ गया था। तो आपको डिग्री, जिनका भी 2 साल तक ग्रेजुएशन हो रखा है, मतलब ग्रेजुएशन के 2 साल हो चुके हैं, तो उसके बाद से डिग्री मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो आप वेट मत करना, आप ऑलरेडी डिग्री अपना ले लेना, ताकि जब आपका सिलेक्शन हो तो उस टाइम ऑलरेडी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाने होते हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स का आपको टेंशन ना रहे, क्योंकि ये सारा आपका प्रिपेयर रहे। तो मेरा तो आ गया था बनके, तो फिर मैं वो दिखा दी, तो फिर यहाँ भी हो गया। उसके बाद उन्होंने 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिया, जो ऑलरेडी मैं पहले डीबी में एक्सप्लेन की थी, जो कि एक गैजेटेड ऑफिसर का था, एक बैंक मैनेजर का था एंड एक कॉलेज वाला सर्टिफिकेट था। तो ये तीनों सर्टिफिकेट थे। उसके बाद एक मेडिकल सर्टिफिकेट था एंड एक कैंडिडेट डिक्लेरेशन था, जो कि उसपे भी साइन करवाना था सिविल सर्जन का। तो मेरा ऐसा था कि मेरा सिविल सर्जन का साइन तो था, बट स्टैम्प जो लगाया था जहाँ से मैं मेडिकल बनवाई थी, वो असिस्टेंट सिविल सर्जन का लगा दिया था। तो यहाँ सर थोड़ा-सा पूछे कि स्टैम्प असिस्टेंट सिविल सर्जन का है, आप सिविल सर्जन से क्यों नहीं करवाएँ? बट 2-3 मिनट उन्होंने सोचा, फिर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया।
उसके बाद उन्होंने पुलिस वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट लिया, जो कि आरटीपीएस पोर्टल से जो हम सब बनवाए थे कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो एज अ पुलिस वेरिफिकेशन यहाँ पे ले रहे थे। जबकि अभी तुरंत ही मेरी सिस्टर का आरआरबी क्लर्क में ज्वाइनिंग हुआ है, तो वहाँ पे गैजेटेड ऑफिसर वाला जो सर्टिफिकेट देना था, वहाँ पे वो वाला सर्टिफिकेट दी थी जो हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन के आया था। बट यहाँ ऐसा हुआ था कि मैं उनको एक बार ही बोली कि सर ये दोनों ही चीज एक ही सर्टिफिकेट है, पुलिस वेरिफिकेशन भी है एंड गैजेटेड ऑफिसर वाला भी है। तो सर ने बोला नहीं नहीं, ये तो पुलिस वेरिफिकेशन है, आप गैजेटेड ऑफिसर का अलग से दो। तो हालांकि मैं अलग से वो उस फॉर्मेट में बनवा ली थी एक मेडिकल ऑफिसर से, जो कि ऑलरेडी वो गैजेटेड ऑफिसर में आते हैं। तो मैं उनको एक्सप्लेन नहीं की कि सर अभी जस्ट हुआ है, तो वहां पे ये लोग इसको एक्सेप्ट किए थे। बट मेरे पास था तो मैंने सोचा कि ऑलरेडी मेरे दिमाग का दही हो रखा है, तो मैं फालतू का क्यों एक्सप्लेन करूं। मेरे पास था, मैं दे दी। क्योंकि कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो भी आरटीपीएस पोर्टल पे बनता है वो पुलिस वेरीफाई होके ही बनता है, वो ऐसे नहीं बनता है। तो डॉक्यूमेंट्स चेक होने के बाद हमारा सारा डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ, ओरिजिनल भी हुआ, फोटोकॉपी भी हुआ, एंड जितने भी थे मेडिकल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सारा अपलोड हुआ। उसके बाद हमारा लाइव फोटो हुआ। उसके बाद जिसमें एक रोल नंबर दिया हुआ था, ऐसे करके हम सभी को लाइव फोटो क्लिक कराना था। उसके बाद प्रोसेस आता है अकाउंट ओपनिंग का। नहीं, बीच में एक गूगल फॉर्म भी दिया था उन्होंने, उसको भी फिल कराया था। उसके बाद सबसे लास्ट प्रोसेस था अकाउंट ओपनिंग का। तो अकाउंट वाले में मेरा टाइम बचा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सीबीआई का अकाउंट था, तो उन्होंने मेरे से कोई भी फॉर्म फिल नहीं करवाया। जस्ट वो मेरे नंबर से ही पूरा अकाउंट डिटेल्स निकाले एंड उनको जो भी चाहिए था अपना लिख लिए मेरे अकाउंट से। तो बस अकाउंट नंबर ही लिखना था, तो उन्होंने बोला कि आपका ऑलरेडी है तो आपको ओपन कराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मेरा टाइम बचा, बट टाइम बच के भी उस टाइम तक इतना ज्यादा मेरा सर घूम गया था कि मुझे कुछ भी याद नहीं रहा कि मुझे ब्लॉगिंग भी करना है, मुझे कुछ पार्ट को रिकॉर्ड भी करना है। एंड मैं सोच रखी थी कि मैं ग्रुप फोटो भी लूंगी लास्ट में सबके साथ। ऐसा हो गया कि मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, अब बस घर जाना है, घर जाके मतलब थोड़ा सा शांति मिलेगी, ऐसा वाला फील होने लगा। मतलब मेरे साथ ही नहीं हुआ, वहां पे दो तीन लोगों का साथ ही साथ डीवी कंप्लीट हुआ, तो उन लोगों का भी सेम हुआ था। वो लोग भी मतलब जैसे ही हम लोग फिर से वापस से वेटिंग रूम में आए, आप अभी मेरा हालत देख सकते हो, आपको स्क्रीन पे दिखेगी। यहाँ जब हम सब वेट ही कर रहे थे, तब तक हमें बोला गया कि आप सब लंच कर लो। तो फिर मैं सोची कि चलो अच्छा है, कुछ खाऊंगी तब जाके थोड़ा सा सर हल्का होगा, हो सकता है भूख से हो रही हो, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। एनीवेज आप देख सकते हो, यही हम सभी को लंच प्रोवाइड हुआ था। बट खाने के बाद भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि मेरे सर दर्द को सुकून मिला। उसके बाद हम वापस से वेटिंग रूम में आए और 3-4 लोग थे हम, तो वापस से वहां आए। मतलब हम सभी की ऐसी हालत थी, ऐसा लग रहा था बस अब सो जाए, और लिटरली हम सभी सो गए थे। उसके बाद मैं जाके पूछी एक मैम से कि मैम क्या मैं जा सकती हूँ, तो वो बोले कि तुम्हारा सारा प्रोसेस हो गया है। तो मैं उनको सब कुछ बताई कि ऐसे ये सारे कुछ मैं करवा ली, सो क्या मैं जा सकती हूँ। तो फिर वो मेरे से पूछती है कि तुम कहाँ से आई हो। फिर मैं बोली कि मैम मैं मुजफ्फरपुर से आई हूँ, मुझे जाने में टाइम लगेगा। सो सबसे पहले मेरा ही डीबी हुआ था। तो फिर उन्होंने बोला कि यस तुम जा सकती हो। क्योंकि इससे जस्ट पहले मैं एक सर से पूछी थी कि सर मेरा डीबी हो गया, क्या मैं घर जा सकती हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, जब सबका डीबी हो जाएगा उसके बाद ही जाओगे। उसके बाद मुझे ऐसा फील हो रहा था कि अरे यार अभी तो 4 लोगों का ही हुआ है, अभी तो इतने लोग बचे हुए, जबकि उस दिन 36 प्रेजेंट थे। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि यहाँ से तो अब 7 से 8 बजे निकलना होगा, कैसे कटेगा ये पूरा दिन। बट जैसे ही वो मैम बोली, इतना सुकून मिला। मैं जस्ट मेरी ऑलरेडी फ्रेंड लोगों का डीवी हो रहा था, जो भी मतलब जान पहचान के थे उन लोगों का हो रहा था। मैं जस्ट उनको मैसेज की कि यार मैं जा रही हूँ, मतलब मेरी इतनी भी हालत नहीं है कि मैं यहाँ रुक सकूं, सो मैं जा रही हूँ। जबकि मुझे ग्रुप फोटोज वगैरह भी लेना था, तो कुछ भी नहीं हो पाया। तो ये चीजें होगी, आप तो डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाओगे ही, और साथ ही साथ उधर से अपना डॉक्यूमेंट भी लाओगे और सर दर्द भी लाओगे। क्योंकि एक अकेले मेरे साथ नहीं हुआ, मैं जिनसे भी पूछ रही थी उनके साथ हुआ। 4 वाले भी कुछ मेरे नोन के थे, कुछ मेरे फ्रेंड्स थे जिन जो गए थे वो भी वापस आए, तो वो भी सेम बोले यार बहुत ज्यादा सर दर्द हो गया। तो ये चीजें आपको लेके आनी पड़ सकती है। बाकी जो भी मैंने डॉक्यूमेंट बताई वो सब आप पहले से प्रिपेयर करके रखना। एंड कुछ भी डाउट हो, एंड हाँ जो भी मेरे फ्रेंड्स देख रहे हैं डीबी से रिलेटेड, अगर कुछ भी मैं भूल गई हूँ तो आप सब कमेंट में बताना, मैं पिन कर दूंगी। बाकी मुझे तो जितना भी लगा मैंने शायद एक्सप्लेन किया आप सभी को। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछना, मैं एक एक का रिप्लाई करती हूँ, मैं कमेंट में क्लियर कर दूंगी। बाकी कुछ भी नहीं।
आगे अभी सारे इस वाले एग्जाम से रिलेटेड जितने भी चीज़ें होंगी, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो लोन प्रोसेस हो, सेल्फ फंड का हो, जितनी भी मुझे इन्फॉर्मेशन आगे वहाँ पे मिलेगी, मैं ईच एंड एवरीथिंग आपको प्रोवाइड करूँगी, ताकि आगे अगर इस टाइप की कोई भी वैकेंसीज़ आती है तो आप सब इसके बारे में सोच सकते हो। तो आप ये नहीं सोचना कि इस चैनल पे अब कुछ भी नहीं मिलेगा, इस चैनल पे आप बहुत कुछ नया मिलेगा, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आप सभी को वीडियो चाहिए होगी, आप कमेंट कर देना। एंड 2-3 वीडियो मैं भी सोच रखी हूँ, जो कि मैं अभी ट्रेनिंग से पहले मैं प्रोवाइड करूँगी। मैं प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ, बट मैं फुल ट्राई करूँगी कि मैं वो रिकॉर्ड करके आप सभी को अवेलेबल करूँ। कहीं न कहीं वो चीज़ें आपको हेल्प करेगी। बाकी कुछ भी नहीं, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।